नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में चुनावी चौपाल। इस बार प्रचंड ताकत के साथ भाजपा को सत्ता सौंपने के बाद जनता ने उसे तीसरी बार सरकार चलाने की अनुमति तो दे दी है। सरकार लेकिन उसकी मनमानियों पर अंकुश भी लगा दिया है। यह इस बात का संकेत है कि जनता सरकार चलाने के योग्य तो अभी भी भाजपा को मानती है, लेकिन साथ ही वह उनकी नीतियों और कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव भी चाहती है। भाजपा की सीटें घटी, लेकिन आगे उसकी स्थिति में कमजोरी ना आए, इसके लिए उसे इन बड़े कारणों पर खुले मन से विचार करने की जरूरत है, जिसके कारण उसके प्रदर्शन में कमी आई है। भाजपा के इस कमजोर प्रदर्शन के लिए जिन 10 बड़े कारणों को अहम माना जा रहा है वे इस प्रकार। पहला, यूपी में भ्रम भारी पड़ा। भाजपा ने इस चुनाव में 240 सीटें हासिल की है, उसे 63 सीटों का नुकसान हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। यदि भाजपा को अकेले उत्तर प्रदेश में नुकसान न होता तो वह लगभग अकेले दम पर बहुमत पाने की स्थिति 272 सीट में आ जाती। यानी कहा जा सकता है कि केवल उत्तर प्रदेश में भाजपा को हुए नुकसान ने पार्टी को अपने दम पर सत्ता बनाने की स्थिति से दूर कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक को ने कहा है कि यूपी भाजपा की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभरा था, लेकिन इस चुनाव में यूपी की सियासत को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कई गलतियां हुई, जिसका उसे नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला प्रकरण के बाद राजपूत मतदाताओं में नाराजगी के कारण भाजपा को गुजरात, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक भारी खमियाजा उठानी पड़ी। भाजपा ने इस दूरी को पाटने की कोई बड़ी कोशिश नहीं की। उल्टे जब योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद यूपी के मुख्यमंत्री से हटाने की बात उठी तो उसका पार्टी के स्तर पर बड़ा जवाब नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा तो अवश्य की, लेकिन वे मानते हैं कि इस मुद्दे पर मोदी, शाह या जेपी नड्डा को जितना खुलकर बोलना चाहिए था उन्होंने नहीं बोला। इससे राजपूत मतदाताओं को अपने बड़े नेता को महत्वपूर्ण पद से खोने का डर पैदा हुआ। इस स्थिति ने रूपाला प्रकरण से पैदा हुए नुकसान को और गाढ़ा करने का काम किया है। भाजपा को इससे नुकसान हुआ है। दूसरा, प्रत्याशी नहीं बदलना भारी पड़ा। भाजपा ने इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में ज्यादातर अपने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाए, जबकि उसकी पुरानी नीति रही है कि वह लगभग 1/3 चेहरों को बदलकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कमजोर करने का काम करती रही है। लेकिन इस चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वांचल के इलाके में वर्तमान सांसदों को ही टिकट दे दिया। इससे कई सांसद पिछले 10 साल से अपने क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिससे उनके खिलाफ जनता में काफी आक्रोश था। यदि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया होता तो उसे पूर्वांचल में ज्यादा बड़ी सफलता मिल सकती थी। बाहरी नेताओं पर भरोसा। भाजपा ने इस चुनाव में लगभग 28% टिकट ऐसे उम्मीदवारों को थमाया जो पिछले 10 सालों में दूसरे दलों से पार्टी में आए, जबकि इसी दौरान पार्टी ने अपने ही कई बड़े दिग्गज को घर बैठा दिया। इससे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में अपने उपेक्षा का भाव बढ़ा।
बड़े नेताओं ने खुले तौर पर बगावत भले ही न की हो, लेकिन वे चुनाव के दौरान सुस्त हो गए। उनके समर्थक ने भी चुनाव में सुस्ती दिखाई। इसका परिणाम हुआ कि पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक बाहर नहीं निकला। इसका पार्टी को नुकसान हुआ। भाजपा नेताओं की आपसी बातचीत में अब कांग्रेस वाली भाजपा और आम आदमी पार्टी वाली भाजपा जैसे जुमले कहे सुने जाने लगे। दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को न केवल टिकट मिला है, बल्कि कई को राज्यसभा के आसान दरवाजे से सांसद भी पहुंचा दिया गया है। इससे पार्टी के उपेक्षित नेता असहज महसूस करते हैं। मूल रूप से भाजपा के नेताओं के अंदर कहीं न कहीं अपनी उपेक्षा का भाव पैदा हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पार्टी पर असर पड़ रहा है। इस पर उसे एक समग्र नीति बनाकर चलने की नीति अपनानी चाहिए, जिससे बाहर के आने वाले नेताओं का लाभ भी लिया जा सके, लेकिन अपने मूल नेताओं की उपेक्षा भी नहीं हो। चौथा, आरएसएस से तालमेल की कमी। जिस दिन से इस लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक आरएसएस के किसी भी बड़े नेता ने सरकार या भाजपा के कामकाज को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया। पूरे चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा होती रही कि इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिथिल पड़ गया है। पार्टी के नेताओं ने इस दूरी को पाटने की कोशिश नहीं की। उल्टे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान से दोनों संगठनों में दूरी होने का संकेत दिया। इससे पार्टी को नुकसान हुआ। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने एक बार चुनावों के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा था कि वे पूरे मनोयोग से पार्टी के लिए काम करें। सत्ता में आने के बाद पार्टी 5 लाख कार्यकर्ताओं को उचित स्थानों पर समायोजित करने का काम करेगी। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि अब पार्टी में कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाला कोई नेता नहीं। पार्टी के 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी उनके कोई काम नहीं होते। पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की सोच दिखानी पड़ेगी। और अंतिम रूप से जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को, जो मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होते हैं, उन्हें संतुष्ट करना आवश्यक है। भाजपा ने पिछले 10 सालों में अपने आप को पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर निर्भर कर लिया है। यह कॉर्पोरेट कल्चर की ब्रांडिंग रणनीति कही जाती है, जिससे एक ब्रांड के चलने के बाद उसके चाहे जितने आउटलेट खोले जाएं, वे बाजार में चल जाते हैं। लेकिन राजनीति में यह कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चलता। भारत जैसे बहुविविधता वाले देश में अलग अलग जातियों, समुदायों, वर्गों की अलग अलग प्राथमिकताएं होती है। उन्हें केवल एक ब्रांड के सहारे नहीं संभाला जा सकता। भाजपा ने पिछले दिनों अपने बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगाकर ऐसे नेताओं को बड़े पदों पर बिठाया है जो अपने दम पर चुनाव जिताने की क्षमता नहीं रखते। राजस्थान में पार्टी ने अपने ही बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को नजरअंदाज किया, जबकि एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जो अपने स्तर पर चुनाव जिताने की कोई क्षमता नहीं रखते। राजस्थान में भाजपा को हुए बड़े नुकसान के पीछे इस कारण को समझा जा सकता है। पार्टी की यह रणनीति दूसरे राज्यों में भी जारी रही है, जिसका उसको काफी नुकसान हुआ है। 7वां, महंगाई और बेरोजगारी। इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दों में शामिल थे। भाजपा ने आंकड़ों के आधार पर यह चुनाव दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में पिछली सरकारों से महंगाई दर कम रखने में सफलता पाई। लेकिन उसे समझाना होगा कि गरीबों को आंकड़ों की भाषा समझ में नहीं आती। यदि उनकी जिंदगी महंगाई के कारण कठिन होगी तो उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार वर्तमान सरकार में बेरोजगारी की दर कम होने का दावा किया जा रहा है,
लेकिन सच्चाई यह है कि बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ी है। स्टार्टअप इंडिया जैसे कदम प्रभावी असर छोड़ने में असफल रहे। CSDS के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार युवाओं ने भाजपा की बजाय कांग्रेस को अधिक तरजीह दी है, जबकि अब तक पहले बार के वोटरों और युवा मतदाताओं में भाजपा की पैठ ज्यादा मजबूत मानी जाती रही। भाजपा को उन कारणों की ईमानदारी से समीक्षा करनी पड़ेगी कि युवाओं के अंदर उसके प्रति यह बदलाव क्यों आया। अग्निवीर का नुकसान भारी पड़ा। पुरानी पेंशन नीति के कारण जहां लाखों कर्मचारी भाजपा से नाराज थे, वहीं युवाओं में ऐसी भ्रम पैदा हुई कि सेना में नौकरी के अवसरों में कमी आई है। अग्निवीर जैसी योजनाओं के बारे में पूरी तरह से भ्रम की स्थिति रही और इसके कारण युवाओं में भारी नाराजगी रही। यह नुकसान भाजपा को भारी पड़ा। भविष्य में भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने वाली नीतियों को आगे बढ़ाना होगा। 9वां, ज़्यादा गर्मी में चुनाव होने से भी मतदान पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों के दौरान यह दावा करते रहे कि जो मतदाता नहीं निकल रहे हैं वे विपक्षी दलों के मतदाता हैं, लेकिन अब तक के चुनाव परिणाम यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि भाजपा के ही मतदाताओं ने चुनावों से दूरी बना ली। इसका एक बड़ा कारण जीत के प्रति भाजपा का अति आत्मविश्वास। 10वां, उल्टा पड़ा यह दांव। माना जाता है कि चुनाव को लंबा खींचने के पीछे यह रणनीति थी कि इससे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार करने का अवसर मिले और वह उसका लाभ उठा सके। लेकिन अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भाजपा को चुनाव के अंतिम चरणों में ज़्यादा नुकसान हुआ और शुरुआती चरणों और मध्य चरणों में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया। यदि कम चरणों में चुनाव होते तो शायद भाजपा को कम नुकसान होता। धन्यवाद।